आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार आप हमेशा बोलते हैं नए बिहार की बात करते हैं, आपके सपनों का बिहार कैसा है? देखिए, हमारे सपनों का बिहार ऐसा है जिसमें बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति या धर्म के हों, किसी लिंग या बोली को बोलने वाले लोग हों, सबको आत्मसम्मान की एक ज़िंदगी मिले। और ये आत्मसम्मान की ज़िंदगी तब मिलेगी जब हमारे यहाँ बिहार में एक बात कही जाती है, घर दही तो बाहर दही। कहने का मतलब ये है कि जब आपके यहाँ, आपके गांव में, आपके घर में रोजी रोजगार, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सब चीज़ की व्यवस्था बेहतर होगी, तभी आपको बाहर में भी सम्मान मिलेगा। और हम देखते हैं कि हम लोग मेहनत कश लोग हैं। बिहार के लोग कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक मेहनत मजदूरी करते हैं, ठेला रिक्शा चलाते हैं। और जहाँ प्रतिभा को अपना प्रदर्शित करने का मौका मिलता है तो यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में भी सफल होकर के देश के नीति निर्माता के रूप में जो है अपनी भूमिका निभाते हैं, अलग अलग फील्ड में जा कर के काम करते हैं। तो माइग्रेशन, पलायन जो है हमारा एक बहुत बड़ा दर्द है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो चीज़ है उसको कभी भी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की गई है। हमको लगता है कि बिहार के पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें एक है एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि योग्य भूमि, और दूसरा है लोग, मानव। इस दो चीज़ों का अगर प्रबंधन किया जाए तो यहाँ पे रोजी रोजगार भी हो सकता है। उसके अनुरूप हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। एक उदाहरण के तौर पे मैं इसको बोलता हूँ कि मान लीजिए बिहार के लोग जो हैं अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा बाहर में जा कर के शिक्षा पे खर्च करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। पूरा आप साउथ चले जाएं या हिंदी पट्टी के भी कई राज्यों में, आप मध्य प्रदेश चले जाएं, आप जो है उत्तर प्रदेश तक चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, वहाँ जा कर के इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री लेते हैं, फिर गुड़गांव में आकर के या बेंगलोर में जा कर के वो कॉल सेंटर की नौकरी करते हैं। अब आप देखिए कि कॉल सेंटर तो कहीं खुल सकता है ना, बिल्डिंग चाहिए, बिजली चाहिए और इंटरनेट चाहिए। तो अमेरिका का काम अगर गुड़गांव से हो सकता है तो अमेरिका का काम मुजफ्फरपुर से भी हो सकता है, पटना से भी हो सकता है। ये कुशल प्रबंधन की कमी है और ये तभी होगा जब वैसे लोग राजनीति में आएंगे जिनके अंदर एक पॉलिटिकल विल पावर हो बिहार को बदलने का। यहाँ तो खाओ पकाओ चलता है, जिसको मौका मिला है उसको खा पका जाओ। तो हम अगर कहते हैं कि नौजवान हैं और बिहार युवा राज्यों में से एक राज्य है, तो हम युवाओं को अपनी बेहतरी के लिए सोचना पड़ेगा। और हमारा सपना यही है कि बिहार जो है वो, अभी बिहार के संबंध में एक किताब लिखी गई है, रुकतापुर। तो बिहार रुकतापुर ना हो, दौड़तापुर हो, और नीचे से टॉप ना करे, ऊपर से टॉप करे। और बिहार की जो ऐतिहासिक गौरवशाली परंपरा है उसको हम लोग वर्तमान में जी पाएँ और हमारी पीढ़ी जो है उसको देख पाए और अपने इतिहास से जोड़ पाए और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाए। अभी आपने कहा कि पिछले जो यहाँ की जो राजनीति है वो खाओ और चलाओ की राजनीति है, खाओ और कमाओ की राजनीति है। तो ये पिछले क्या 30-40 सालों में हुआ है? ये कब से ये स्टार्ट हुआ? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये समस्या आज शुरू हो गई है। मैं किसी और के ऊपर दोषारोपण करके अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकता हूँ। इसके लिए इस राज्य की राजनीतिक परंपरा कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। खास करके आप देखेंगे कि जब से बिहार में जन आंदोलन होना बंद हुआ है, आखिरी जन आंदोलन हुआ था जेपी जी के टाइम पे, उसके बाद से कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ है। जबकि आप बिहार का इतिहास देखेंगे, अगर आज़ादी के तुरंत पीछे देखें तो गांधी जी भी जन आंदोलन करने के लिए, किसान आंदोलन करने के लिए बिहार आए थे। थोड़ा और पीछे अगर चले जाएं बुद्ध के ज़माने में, तो बुद्ध भी जो है घूम घूम करके बिहार में जो है बुद्ध विहार की जो है स्थापना किए थे। और आगे अगर आप चले आएँ, जब जो है भक्ति आंदोलन चल रहा था तो एक से एक जो है कवि पैदा हुए। फिर किसान आंदोलन के ज़माने में आइए तो आपको जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती का आंदोलन मिलता है। आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे, जब सामाजिक न्याय का आंदोलन शुरू हुआ तो आपको कर्पूरी ठाकुर जी का आंदोलन दिखता है। फिर आप जेपी आंदोलन को देखते हैं। तो पूरा का पूरा जो इतिहास है हमारा, वो जन आंदोलनों का इतिहास है, न्याय के लिए, हक के लिए खड़ा होने के बाद। 90 के बाद जब जो है नव उदारवादी नीतियाँ लागू हुई पूरे देश में और पूरी दुनिया में, उस दौर में पैसे का जोर जो है वो बढ़ने लगा। राजनीति जो है उसका स्वरूप ऐसा होता चला गया
कि अगर पैसा नहीं है तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। और जो जनता के बीच काम करने वाले साधारण लोग हैं वो राजनीति से कहीं ना कहीं बाहर होते गए। अभी आपने बताया कि यहाँ जो राजनीतिक रूप से उर्वर रहा है, यहाँ की जो ज़मीन है वो भी काफ़ी उपजाऊ रही है, लेकिन जो विकास की बात करें, अगर शिक्षा की बात करें, वो सब ज़मीनें बंजर क्यों होती गई? क्या लोगों का ध्यान नहीं था इस ओर? देखिए, लोगों का ध्यान हुआ ये कि कई बार लोग ना कुछ दिन लड़ने के बाद थक जाते हैं और उनके अंदर जो है एक जड़ता आ जाती है। और वो जड़ता इसलिए आती है तो उनको लगता है कि अरे पिछली व्यवस्था से लड़ रहे थे, जिसको मौका दिए वो भी वैसा ही करने लगा। तो ये क्या किया है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति लोगों के भीतर एक विश्वास की कमी पैदा हुई है। उनको लगा कि सरकार बदल जाएगी, हमारा जीवन नहीं बदलेगा। क्या नेतृत्व को के प्रति उनका कोई भरोसा उठने लग गया था? लोग यहाँ पे 15-15 साल लगा देते हैं, सत्ता परिवर्तन को सोचने में 15 साल लगते हैं, चाहे लालू जी का शासन हो, चाहे नीतीश जी का शासन हो। बात विकास की होती है, जंगल राज की होती है, लेकिन अगर जागृत बिहार है तो ये 15-15 साल क्यों लगते हैं? देखिए, विकल्पहीनता इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस नेता पे भरोसा जताते हैं वो आज यहाँ खड़ा है, कल कहीं और खड़ा हो जाता है। इसके चलते क्या हुआ है कि आम जनमानस में ये भरोसा कम होता गया है कि कोई नेता, कोई राजनीतिक व्यक्ति हमारे जीवन में कोई बदलाव लाएगा। हम जो कर रहे हैं, हम जो भोग रहे हैं, हमारे साथ यही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये विश्वास को हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और उनको यह संदेशा देना चाहते हैं, या हमारे जो लोग हैं जो जनता के बीच में काम करते हैं उनके द्वारा हम यही प्रसारित करने का कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पॉलिटिक्स में नहीं हैं। कैरियर का जहाँ तक सवाल है तो पीएचडी किए हुए हैं, कहीं जाकर के नौकरी करेंगे, देश में नहीं मिलेगा विदेश में जाकर के नौकरी करेंगे। अगर राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति हमारे लिए कैरियर नहीं है। हम जो है बार बार कहते हैं कि पॉलिटिक्स में अल्टरनेटिव क्या है ये मत ढूंढिए, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या हो सकता है इसको ढूंढिए। और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स बिहार के लिए क्या हो सकता है? बिहार के लिए अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हो सकता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लगाया जाए, और जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स है, उसका मैनेजमेंट करके जो है यहीं पे जो है रोजी रोजगार का सृजन किया जाए। तो रेवेन्यू आएगा, ईमानदारी से अगर वो खर्च हो, एस्टीमेट का घोटाला अगर नहीं हो तो विकास दिखेगा। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू नहीं आता है, रेवेन्यू आता है। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात की, क्या कन्हैया कुमार बिहार की अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के अगुवा बन सकते हैं, एक नया चेहरा हो सकते हैं? देखिए, अगुवा होने की ज़रूरत नहीं है, टीम बनाने की ज़रूरत है। ये सारी जो कॉन्सेप्ट हैं, इस कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है कि कोई अगुवा होगा तो बाकी, एक कोई फर्स्ट होगा तो बाकी सब सेकंड थर्ड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड का मामला नहीं है, एक कलेक्टिव एफर्ट की बात है, एक जन भागीदारी का सवाल है। कोई व्यक्ति अगुवा हो जाएगा तो कोई माने ऐसा थोड़ी है कि कोई नेता कोई तो होगा। नहीं, नेता को नेता के रूप में नहीं, आप टीम के कप्तान के रूप में देखिए। लेकिन क्या अकेले कप्तान जो है वो मैच जिता सकता है? बैटिंग कोई और करेगा, बॉलिंग कोई और करेगा, कीपिंग कोई और करेगा, फील्डिंग कोई और करेगा। 11 लोगों के एफर्ट से क्रिकेट मैच जीता जाता है ना। और उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो है कोच की भी एक भूमिका होती है, टीम मैनेजर की भी एक भूमिका होती है। ये टीम वर्क का कॉन्सेप्चुलाइजेशन हमारे दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। ये जो इंडिविजुअलिज्म है ना, ये जो इंडिविजुअलिटी है, ये इंडिविजुअलिटी ख़तरनाक है। नतीजा क्या होता है कि लोग अपना सारा विश्वास उस एक व्यक्ति और एक चेहरे के ऊपर आरोपित करते हैं, और वो चेहरा मान लीजिए करप्ट हो गया, बेईमान हो गया, तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तभी तो विकल्पहीनता पैदा होती है। बिहार में तो यही रहा है ना कि इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं कि लोग व्यक्ति विशेष पे ही भरोसा जता के फिर वो हार जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हम बोल रहे हैं, जिसमें हम नीतियों की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नेता नहीं, नीति का सवाल है। नीति जब तक नहीं बदलेगा, आपको ही देश का प्रधानमंत्री बना देंगे तो आप क्या कर लीजिएगा? सिस्टम तो वही है, सिस्टम में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। आप जब तक जो है, जो रिसोर्सफुल लोग हैं उनको इंडक्ट नहीं कीजिएगा। एक प्रश्न आप मुझे बताइए कि मैं, हो सकता है कि वाटर का एक्सपर्ट हूँ, मैं यूपीएससी किया हूँ, आईएएस बना हूँ, तो मैं वाटर का एक्सपर्ट हूँ तो उस डिपार्टमेंट में अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन मैं ही जो है लैंड का भी एक्सपर्ट कैसे होऊंगा? मैं ही जो है फिर आपको पेड़ का एक्सपर्ट कैसे होऊंगा? एनवायरनमेंट का एक्सपर्ट कैसे होऊंगा? देख रहे हैं इसमें कैसे जो है
जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको इंडक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और बिहार के लोगों में बहुत मेरिट है, बहुत प्रतिभा है। आप बड़े बड़े राज्यों का चीफ सेक्रेटरी का नाम पूछिए और पता कीजिए कि कहाँ के हैं, तो पता चलेगा कि बिहार के हैं। तो ये लोग बाहर बहुत अच्छा करते हैं, ये वापस बिहार क्यों नहीं आते हैं? मतलब जो एक बार निकला फिर वो वहीं का हो जाता है। इसलिए नहीं आते हैं कि आप इसको देश के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको बिहार का प्रॉब्लम भी समझ में। माइग्रेशन जो है हमारा वो इंट्रा भी है और इंटरनेशनल भी है। इसको ऐसे समझिए कि दूसरे राज्य के लोग जो न्यूयॉर्क जाते हैं या कनाडा जाते हैं वो वापस पंजाब क्यों नहीं आते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि जो सुख सुविधाएं उनको दूसरे राज्यों में मिलती हैं, जो सिविक सेंस वहाँ पे उनको मिलता है, वो सिविक सेंस जो है उनको अपने राज्य में नहीं मिलता है। तो अपने राज्य में जब तक हम वो सेंस डेवलप नहीं करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, तो माइग्रेट करते रहेंगे और एक लेवल के बाद माइग्रेट करने का ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए मोदी जी और ट्रंप की इतनी दोस्ती की बात की गई, लेकिन जो वीज़ा रूल्स हैं उसको जो है कठिन बना दिया गया, उससे भारतीयों को दिक्कत होगी। और किस तरीके की बयानबाजी की गई, भारत के आत्मसम्मान पे चोट पहुंचाया गया। तो ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब तक हमारे घर की हालात बेहतर नहीं होंगे, हमारे राज्य और हमारे देश के हालात बेहतर नहीं होंगे, ज़बरदस्ती का प्रतिष्ठा जो है हमको कोई नहीं देगा। मन में हम खुद कह लें कि हम विश्वगुरु हों, तब विश्वगुरु हम नहीं होंगे। हम विश्वगुरु तब थे जब हमने जीरो का खोज किया, आर्यभट्ट पैदा हुए। आप तमाम तरीके के जो है सब्जेक्ट को देख लीजिए, उसके जो प्रणेता हैं वो यहाँ पैदा हुए। आप दर्शन को उठा करके देख लीजिए, आप साहित्य को उठा करके देख लीजिए, विज्ञान को उठा करके देख लीजिए। तो आपकी प्रतिभा और आपकी क्षमता और आपके पास जो संसाधन है उसके आधार पे जो है दुनिया में सम्मान होता है। तो सम्मान जो है वो ज़बरदस्ती आप किसी से नहीं करवा सकते। सम्मान करने के लिए आपको अपना व्यवहार, आपको अपनी वस्तु स्थिति बदलनी होती है। और बिहार में वो क्षमता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। यही मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जब पढ़ने वाला कोटा में स्टूडेंट बिहारी है, पढ़ाने वाला बिहारी है, तो कोचिंग कोटा में क्यों होगा? कोचिंग पटना भी हो सकती है। मेरा सवाल एक और राजनीति पे है कि बिहार में एक टाइम पे वाम दलों का काफ़ी अच्छा रहता था, 77 के बाद जो है, ये 2000 आते आते इनकी जो अस्तित्व की लड़ाई क्यों शुरू हो गई? देखिए राजनीति बदलते रहता है और वक्त के साथ जो है वो राजनीति करने वाले संगठन को भी अपनी कार्य प्रणाली बदलते रहना चाहिए। आप देखेंगे कि 90 तक देश में और दुनिया में वामपंथी राजनीति जो मुख्य रूप से किसानों और मजदूरों की राजनीति करती थी, उसके आधार पर उनका राजनीति होता था। उस वर्ग को संगठित करके वो अपना आंदोलन करते थे। वर्ग की ये चेतना बदल गई। या तो समाज जातियों में जो है ध्रुवीकरण जातियों का होना शुरू हो गया, या फिर धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण होने लगा। तो इन दोनों ही मुद्दों पे वामपंथी दल लोगों को पोलराइज नहीं कर सकते हैं। वो गरीबी अमीरी के टर्म में जो है लोगों का पोलराइजेशन कर सकते हैं, ये उनका कार्य क्षेत्र है। वक्त के साथ जो है इशूज भी बदलते हैं। अब वो किसान आज नहीं है जो 90 के पहले थे। अब मान लीजिए कि किसी किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है, अब उसके 3 बच्चे हैं, तो लगभग 3-3 बीघा जो है उसमें बढ़ जाएगा। तो जो बड़ा किसान है वो छोटा किसान हो गया, जो छोटा किसान है वो सीमांत किसान हो गया, सीमांत किसान जो है मजदूर बन गया, और वो माइग्रेट करके जो है दूसरे राज्यों में जाकर के काम करने लगा। कुल मिलाकर के अगर एक शब्द में कहें तो जैसे समाज बदलता है वैसे ही राजनीति भी बदलनी चाहिए, और राजनीति करने की कार्य पद्धति भी बदलनी चाहिए, तभी जाकर के आपका पॉलिटिक्स रेलिवेंट रह पाता है। मेरा जैसे कि पिछले जो लोकसभा के चुनाव देखें कि आरजेडी ने आपके खिलाफ प्रत्याशी उतारा था, आप यहाँ से चुनाव लड़े। अब आप तेजस्वी यादव के लीडरशिप में जो है गठबंधन में चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, लोगों के साथ जो है प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। कितनी सहजता है, मतलब कितना इसे अडॉप्ट कर पाएँ, कितना आसान लगता है? देखिए अगर आप व्यक्तिवादी नहीं हैं और आप नीतियों की राजनीति करते हैं तो आप बिल्कुल सहज रहेंगे। मेरी बात मैं ना बोल करके अगर आप बोलें तो हमको नीति से मतलब होना चाहिए ना, हमको मुद्दे से मतलब होना चाहिए ना। आप देखिए कि हम 2019 में जो चुनाव लड़े थे और जो हमने घोषणा पत्र तैयार किया था, उस घोषणा पत्र का रिफ्लेक्शन आपको जो है महागठबंधन के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में मिलेगा। हमने जो जनगण मन यात्रा की थी, जनगण मन यात्रा था वो एनआरसी के सवाल पे, लेकिन उसमें जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था वो आज आपको जो है संकल्प पत्र पे जो है उसका प्रभाव दिखेगा।
हम बेगूसराय में मांग किए थे कि भाई यहाँ पे दिनकर जी के नाम पे एक विश्वविद्यालय हो। आप भाजपा वालों से जाके पूछ लीजिए, वो भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलना, नीतियों को बदलने का प्रयास करना, ये हमारा प्रश्न है। हम अगर व्यक्तिवादी राजनीति में फंसेंगे तब हम असहज महसूस करेंगे। व्यक्तिवादी राजनीति में अगर नहीं फंसे हुए हैं तो हम असहज महसूस नहीं करेंगे। हमारी बात अगर कोई और भी करे, कोई और नेता करे और दल करे, सब मिल करके जो है उसको लागू करने का एक सहयोग करे, तो स्वाभाविक रूप से हमको उसका हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि हम गठबंधन जो है वो चेहरे के लिए तो किए नहीं हैं, गठबंधन तो जो है हम सरकार बदलने के लिए किए हैं, हम बिहार में बदलाव के लिए किए हैं, नए बिहार के निर्माण के लिए किए हैं। और वो गठबंधन का आधार जो है वो नीतियाँ हैं, मुद्दे हैं। जो पिछली बार जैसे माना जाता है कि आरजेडी से वाम दलों को काफ़ी नुकसान हुआ था, जो उनकी जातिगत राजनीति थी, उससे जो ये मुद्दों की राजनीति थी, वाम दल उधर से तब से कम उतारा लालू यादव के शासनकाल में। क्या ये भाजपा को हराने के लिए गठबंधन है, क्योंकि इनके जो वैचारिक जो है दूरियां तो लग रही हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। एक बात मैं आपको बता दूं, भाजपा बहुत सारा सच छुपाती है। लालू जी की जब 90 में सरकार बनी थी ना, तो बीजेपी उस सरकार को सपोर्ट कर रही थी। तो ये जो बार बार कहते हैं ना जंगल राज, तो इनसे पूछना चाहिए था कि आप ही तो ये जंगल राज फिर लेकर के आए हैं, अगर है ऐसा तो। और मज़ेदार बात आप जान लीजिए, बीजेपी भी सपोर्ट कर रही थी और सीपीआई भी सपोर्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को हराने का सवाल था, कांग्रेस के हेजेमनी को तोड़ने का सवाल था और एक नई राजनीति को खड़ा करने का प्रश्न था। तो वही परिस्थिति को आज आप यहाँ लागू कीजिए। आज भी प्रश्न क्या है कि हम नया बिहार का निर्माण करना चाहते हैं और जो पॉलिटिकल हेजेमनी है उसको ब्रेक करना चाहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग सवाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिहार नया बनाना है और भाजपा को हराना है, ये अलग अलग सवाल है। ये दोनों एक सवाल है। बिहार नया बनाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है, भाजपा को हरा करके ही नया बिहार बन सकता है। इसको ऐसे समझिए। ये कहना कि हम लोग किसी के खिलाफ कोई गठबंधन बनाते हैं, नहीं, हम किसी चीज़ के लिए गठबंधन बनाते हैं। हमारा एजेंडा नेगेटिव नहीं है, हमारा एजेंडा पॉजिटिव है। हम किसी को हराने के लिए नहीं, कुछ बचाने के लिए गठबंधन बनाए हैं। और क्या बचाना है? हम चाहते हैं कि इस देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स फिर से जय जवान जय किसान, और उसमें एक नई चीज़ जोड़नी है, जय संविधान के दायरे में आए। संविधान की बात हम जवान और किसान के साथ क्यों कर रहे हैं? जो हमने आपसे बात की अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तभी होगा ना जब एक साधारण इंसान भी लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का जो उसका अधिकार है उसको वो लड़ पाए। आप देखिए कि धन बल और बाहुबल की कितनी ताकत है। एक दिन में तो बदलेगा नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि कुदाल उठाए हैं और एक ही बार में जो है पूरा खेत जो है उसकी मिट्टी को खोद देंगे, तो वक्त लगेगा। हम ये कहते हैं कि एक एक ईंट जोड़ करके जैसे घर बनता है, आप राजनीति में अगर कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं तो धीरे धीरे आपको ये करना पड़ेगा। और भाजपा के खिलाफ नहीं है, हम बार बार कहते हैं। बिहार की राजनीतिक डिस्कोर्स को हम लोग बदल सकें और नीति आधारित, जिससे हजारों मुद्दे पैदा होते हैं, मुद्दे आधारित राजनीति को कर सके, इसलिए है। मैं लास्ट सवाल पूछना है कि कहा जाता है कि इस बार जो वाम दलों ने आपने जिनको सुझाया था टिकट देने के लिए, उनको ना दे के जो है दूसरे लोगों को दिया है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वाम दल ऐसे काम नहीं करती है। देखिए, हम अगर इस पॉलिटिक्स का समर्थन कर रहे हैं तो हमारा आपने जिनको चाहा था, जिनको जो आपने रेकमेंड किया था, उनको मिला है? नहीं, ऐसा देखिए, वाम दल कैसे काम करती है, ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, सामूहिक फैसले लिए जाते हैं और मैं उसी सामूहिक फैसले का हिस्सा हूँ। इस तरीके से हमारी कार्यप्रणाली नहीं होती है कि कोई नेता है, उनका कोई गैंग है और उनके गैंग के लोगों को टिकट दिया जाए। किसी भी कैंडिडेट के बारे में घूम करके पता कर लीजिए, सब कार्यकर्ता हैं जो यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। रामरतन बाबू ये 2 बार चुनाव हार चुके हैं और मज़ेदार बात जान लीजिए कि यही दोनों विधायक जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यही दोनों उनको हराए हैं। तो इस बार मौका है बदलाव का। एक ही बार जो है दोनों को रिजेक्ट किया जाए और इनको एक्सेप्ट किया जाए। और ये साइकिल से चलने वाले इंसान हैं। राजनीति में भले ये चुनाव हार गए हों, इनका व्यवहार नहीं बदला है, लोगों के लिए सर्वसुलभ व्यक्ति हैं। तो ऐसा हमारा कोई पसंद नहीं है अलग से जिससे कोई व्यक्तिगत संबंध हो। पार्टी जो तय करती है हम लोग उसी फैसले के साथ रहते हैं। आपने क्यों चुनाव नहीं लड़ा इस बार बिहार में? वो तो हम आपको बताया ही कि जो है हम लोग व्यक्तिवादी राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। हर बार हम ही खड़ा होकर के भाषण दें। सीटें जीतेंगे? सीटें तो देखिए
देखिए जनता ये तय करेगी। हम लोग देखिए कोई भी चीज़ को आरोपित नहीं करते हैं और अनावश्यक कोई दावा नहीं करते हैं। हमारी बात अगर लोगों को अच्छी लगेगी, लोग उसको पसंद करेंगे तो अपना समर्थन भी देंगे, वोट भी देंगे और उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि इस बार बिहार में एक बदलाव होगा।